हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे एक्सेल क्लास के अंदर, जहां हम सीख रहे हैं एक्सेल के कुछ एडवांस फॉर्मूलेस के बारे में कि क्या होते हैं एडवांस फॉर्मूला, कैसे हम उन्हें अपने डेटाबेस के अंदर अप्लाई करते हैं और कैसे वो हमारे डेटाबेस को समराइज करके हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ फंक्शंस हैं जो हम आज की क्लास में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट को वो बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की क्लास में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं काउंट फंक्शंस के बारे में, और काउंट फंक्शंस को हम कैसे कैसे कितने तरीके से हम अपने डेटाबेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वो सारे डिस्कशन हम आज की वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि काउंट फंक्शन जो रहता है हमारा, वो कितने तरीके से यूज किया जा सकता है। यानी काउंट जो है वो हमारा अकेला सिर्फ काउंट नहीं है, उसके अपडेटेड वर्जन्स आ चुके हैं। तो पूरी एक फैमिली बन चुकी है काउंट फंक्शंस की। तो काउंट फंक्शन की फैमिली के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं तो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए काउंट फैमिली के अंदर अगर मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाऊं, देखिए काउंट फैमिली में जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है वो आता है काउंट का, जो सिर्फ क्या काम करता है, डेटा के हमारे डेटाबेस के अंदर से न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करने का काम करता है। दूसरा होता है काउंट ए, फिर आता है काउंट ब्लैंक। मैं आपको पहले सारे फॉर्मूलेज का नाम लिख के बता देता हूँ कि जो जो हमारे काउंट फैमिली के अंदर आते हैं, उसके बाद एक एक करके मैं आपको सबको समराइज कर दूंगा, यानी समझा दूंगा कि कैसे कैसे वो काम करते हैं और कैसे हम उनको अपने डेटाबेस के अंदर यूज कर सकते हैं और वो क्या काम करते हैं। सबके एक स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है काउंट इफ, और लास्ट में आता है काउंट IFS। यानी काउंट फैमिली के अंदर अगर हम बात करें तो काउंट फैमिली के अंदर कितने फंक्शंस होते हैं? 5 फंक्शंस होते हैं, और पांचों फंक्शंस जो रहेंगे वो पांचों के काम अलग अलग होंगे। सबका काम करने का तरीका अलग अलग होगा। सारे के सारे काम क्या करेंगे? गिनने का काम करेंगे, यानी काउंट करने का काम करेंगे। बट कैसे करेंगे वो सबके अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं काउंट फंक्शंस की। अकेला काउंट फंक्शन ये वाला जो है, जो अभी हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, ये कैसे काम करता है? तो जो इस फंक्शन का काम है, इसका काम है सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करना। इसको अगर हम अप्लाई करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा? सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज की, मतलब हमने जो डेटा रेंज सेलेक्ट की हुई है उस रेंज के अंदर कितने नंबर्स आ रहे हैं गिन के बता देगा। अगर कोई बीच में अल्फाबेट होगा, जीरो होगा, सॉरी अल्फाबेट को वो काउंट नहीं करेगा। जीरो होगा तो जीरो क्या होता है? एक नंबर होता है, तो जीरो को वो काउंट कर देगा। बट अगर बीच में कहीं अल्फाबेट आ जाता है हमारी न्यूमेरिक सीरीज के अंदर तो वो उसको काउंट करेगा नहीं, उसको नहीं काउंट करेगा। ठीक है, सिर्फ रिजल्ट क्या देगा हमें? न्यूमेरिक नंबर्स का काउंट, कि कितनी नंबर्स हमारे डेटाबेस रेंज के अंदर हैं जो हमने सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्योंकि ये फंक्शन जो क्या था, लिमिटेड था, ये सिर्फ क्या काम करता था? नंबर्स को काउंट करना का काम करता था। लेकिन अगर हमें टेक्स्ट वैल्यू को काउंट करना है तो हम क्या करते? तो इसलिए इसका एक अपडेटेड वर्जन हमारे पास आया जिसका नाम है काउंट ए। ये क्या काम करता है? ये सब कुछ काउंट कर लेता है, यानी जो भी रेंज में हम इसको सिलेक्ट करके देंगे, यानी जितनी रेंज हमने इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई की होगी उस रेंज के अंदर कितनी न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही होंगी या कितने लेटर्स आ रहे होंगे, ये सब कुछ काउंट करके तुम्हें बता देगा। ये भेदभाव नहीं करता है कि तुम नंबर हो तो हम तुमको काउंट नहीं करेंगे, या तुम लेटर्स हो तो हम तुमको काउंट नहीं करेंगे। वो सबको काउंट करता है, सिर्फ ब्लैंक वैल्यू को छोड़कर, यानी ब्लैंक सेल होगी तो उसको छोड़ देगा, बाकी सारा कुछ काउंट कर लेगा। ठीक है, लेकिन अब हमारे सामने एक और समस्या आ गई, क्या? कि ये सिर्फ क्या करता है? फिल्ड सेल्स को, यानी कितनी सेल के अंदर डेटा है उतने को काउंट करेगा। जिस सेल के अंदर डेटा नहीं होगा उसको काउंट नहीं करेगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा वो एक स्पेसिफिक डेटा है, नंबर ऑफ कॉलम्स का या नंबर ऑफ सेल्स का, रोज का, तो उन रोज के अंदर कितनी रोज हमारी ब्लैंक पड़ी हुई है? यानी हमने डेटा फिल कर दिया बट क्या होता है, बाय मिस्टेक हमसे कुछ सेल्स खाली छूट गई। तो कितनी सेल्स हमसे खाली छूटी हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? तो वो हम काउंट करेंगे एक नए फॉर्मूले से जिसका नाम है काउंट ब्लैंक। ये क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। जितनी भी रेंज हमने स्पेसिफाई की होगी उसमें से कितनी सेल्स हमारी ब्लैंक हैं उनको काउंट करके आपके सामने प्रेजेंट कर देगा कि इतनी सेल्स के अंदर डेटा अभी मिसिंग है जो हमने फिल नहीं किया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर हम सेल्स एरियाज देखते हैं कि हमारे सेल्स एरिया कितने हैं जिसमें हम सेल कर रहे हैं और कितने एरिया ऐसे हैं जहां पर हम सेल नहीं कर रहे हैं, या फिर
कितने स्टूडेंट ऐसे, अगर हम स्टूडेंट का डेटाबेस यूज करते हैं तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम अपीयर किया है और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम अपीयर नहीं किया हुआ है, यानी जिन्होंने अटेंडेंस ब्लैंक हुई है। ठीक है, तो हम अपने सेल्स के अंदर यानी अपने डेटाबेस के अंदर कितनी सेल्स हमारी ब्लैंक पड़ी हुई हैं वो काउंट करने का काम कौन करेगा? काउंट ब्लैंक। अब देखो हमारी प्रॉब्लम, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने चेक किया कि हमारे डेटाबेस के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं, यानी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है। लेकिन हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि हम इसमें अल्फाबेटिकल वैल्यू को काउंट नहीं कर पा रहे थे, तो उसका अपडेटेड वर्जन आ गया क्या? काउंट ए, जहां पर हमने क्या किया, सारी सेल्स को काउंट कर लिया, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो या फिर कोई नाम लिखा हो, बस वो सेल ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। काउंट ए का काम क्या रहता है? वो काउंट करता है नॉन ब्लैंक सेल्स को। हमारे रेंज के अंदर जितनी हमने सिलेक्ट की हुई है उस रेंज में कितनी सेल्स नॉन ब्लैंक हैं। नॉन ब्लैंक का मतलब डेटा उसके अंदर है। ठीक है, अगर हमें ब्लैंक सेल्स काउंट करनी है तो हम क्या यूज करेंगे? काउंट ब्लैंक। ठीक है, ये क्या करेगा? सिर्फ ब्लैंक सेल्स को काउंट करके बता देगा कि कितनी सेल्स के अंदर आपका डेटा नहीं है। लेकिन हमें जो काम करना होता है अपने डेटाबेस के ऊपर वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होता है, इतना ही लिमिटेड नहीं होता है। कई बार हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कंडीशंस के बेस पर अपने डेटाबेस में से कुछ स्पेसिफिक रेंज को काउंट करना होता है। जैसे कि कितने लोग ऐसे हैं जो 1000 से ज्यादा सेल कर रहे हैं, 1000 यूनिट से, तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी कि काउंट सिर्फ उतने ही लोगों को करे जिनकी रेंज या जिनकी सेल्स वैल्यू 1000 से ज्यादा हो। तो हम कैसे काउंट करेंगे? तो वहां पर हमारे पास एक नया फॉर्मूला आता है जिसे हम कहते हैं काउंट इफ। ये क्या करता है? कंडीशन के बेस पर काम करता है, काउंट करता है। ठीक है, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। क्या? कि ये सिर्फ एक ही कंडीशन एक बार में अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करनी है तब हम क्या करेंगे? जैसे कि मान लो कि हमारा जो डेटाबेस है उसमें से हमें उन स्टूडेंट को निकालना है या उन स्टूडेंट को काउंट करना है जिन्होंने मैथ, साइंस और फिजिक्स इन 3 सब्जेक्ट के अंदर 50 से ज्यादा मार्क्स लेके आए। सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का नाम यानी उन्हीं स्टूडेंट को काउंट कर लो, क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें एक स्पेसिफिक अनाउंसमेंट करनी है उन स्टूडेंट के लिए जो अच्छा पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, अपने डेटाबेस में से जो हमारे स्टूडेंट का डेटाबेस है उसमें से हमने काउंट किया कि कितने ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो 50 से ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर? मैथ में, साइंस में और फिजिक्स के अंदर, यानी 3 सब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमारी कंडीशंस कितनी हो गई? 3 कंडीशंस हो गई। यहाँ पर हमें 3 कंडीशंस लगानी है। जो इन तीनों सब्जेक्ट में 50 से ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा सिर्फ उनका काउंट आना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ 2 सब्जेक्ट के अंदर 50 से ज्यादा ला रहे होंगे लेकिन तीसरे के अंदर कम ला रहे होंगे, तो उनको काउंट ना करके सिर्फ उन्हीं को काउंट करे जिनके तीनों सब्जेक्ट में 50 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो यानी बेसिक क्या है, सारा कुछ अगर हम इसको छोड़ दें यानी डेटाबेस को अगर हम एक साइड करें तो इन फंक्शन का काम क्या रहेगा? हमारे डेटाबेस के अंदर दी हुई रेंज के अंदर स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पर काउंट करना। ठीक है, ये तो हो गई थ्योरी। चलो अब हम इसे एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है बच्चों को या जिसको भी हम समझा रहे होते हैं थ्योरेटिकल बेस पर उसको समझ में नहीं आता है। कुछ पॉइंट उसको गेट हो जाता है लेकिन कुछ पॉइंट पर वो उसको स्किप कर जाता है। हमने थ्योरेटिकल तो सबको समझा दिया लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। तो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो स्क्रीन पे डेटा आपको दिख रहा होगा, तो इस स्क्रीन के अंदर सबसे पहले क्या है कि हमें काउंट करना है, यानी हम यहाँ पर काउंट करके अपना डेटा फिल करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हमें काउंट करना है क्या कि टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, यानी यहाँ पर हमने जो एंट्रीज की हुई हैं वो कितनी एंट्रियां की हुई हैं। तो हम किसी भी कॉलम को काउंट कर सकते हैं। मंथ वाले कॉलम को काउंट करेंगे तब भी हमें पता लग जाएगा कि हमने कितनी एंट्रियां की हुई हैं। या सेल्स रिप्लेसमेंट रिपोर्टिंग वाले को हम काउंट कर लेंगे या टाइप को हम काउंट कर लेंगे। अमाउंट को हम काउंट करेंगे तो हमारी नंबर ऑफ एंट्रीज नहीं पता चलेंगी क्योंकि कुछ एक हमारी क्या है, ब्लैंक है। इसलिए हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं इक्वल टू। अब देखो हमें काउंट क्या करना है, नंबर ऑफ एंट्रीज काउंट करनी है। अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू के बेस पर अगर हमें काउंट करना होता है, यानी हम अगर इस सेल के बेस पर काउंट करके पता कर सकते हैं कि कितनी एंट्रियां हमारी सेल्स के अंदर हो रखी हैं, तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देते, काउंट कर देते, क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। काउंट फंक्शन हमारा क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। लेकिन अगर हम काउंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए इक्वल टू काउंट अप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, काउंट के अंदर हमारा क्या है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करेगा। तो हमने काउंट अप्लाई किया, रेंज को दे दिया कि कितनी रेंज के अंदर से हमें न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कितना आंसर आएगा,
24 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 सेल हमारी यहाँ पर ब्लैंक है और हमें यहाँ चेक क्या करनी थी, नंबर ऑफ एंट्रीज। तो नंबर ऑफ एंट्रीज हमारी किससे पता चली जा सकती हैं, हम टाइप को अगर काउंट करते हैं तो टाइप के अंदर सारा कुछ फिल है, कोई भी सेल ब्लैंक नहीं है, हम टाइप को काउंट कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा काउंट फंक्शन है यानी इक्वल टू काउंट जो है वो हमारे यहाँ पर टाइप क्यों इसको काउंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि काउंट फंक्शन का जो काम है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करने का काम है और यहाँ पर जो हमने रेंज दी है वो क्या है, सारी की सारी टेक्स्ट वैल्यू है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब हमें अगर टेक्स्ट वैल्यूज काउंट करनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, काउंट ए अप्लाई करेंगे, इक्वल टू काउंट ए। काउंट ए यानी जैसे हम काउंटा भी बोलते हैं, काउंट ए फंक्शन अप्लाई करेंगे, इसके अंदर रेंज दे देंगे हमारी टेक्स्ट वैल्यू की, यहां से यहां तक की हमने रेंज दे दी और ब्रैकेट क्लोज। तो अब हमें पता लग जाएगा कि हमारी एंट्रियां कितनी की हुई हैं हमने इस डेटाबेस के अंदर। कितनी एंट्रियां की हुई हैं, 26 एंट्रीज की हुई हैं। कितनी, 26 एंट्रीज। ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक एंट्रीज कितनी है। अब हमें बताओ इस डेटाबेस के अंदर कितनी सेल्स हमने ब्लैंक छोड़ रखी है, कहां पर हमने डेटा फिल नहीं किया हुआ है। तो हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि हमें ब्लैंक वैल्यूज काउंट करनी है यानी ब्लैंक सेल्स काउंट करनी है। तो ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या, काउंट ब्लैंक। ये क्या करेगा, सिर्फ रेंज में से ब्लैंक वैल्यूज को काउंट करेगा। तो हम रेंज दे देते हैं, अपने पूरे डेटाबेस की रेंज दे देते हैं, यहां से लेकर यहां तक की पूरी रेंज दे दी। इस रेंज के अंदर हमें पता लग जाएगा कि कितनी सेल्स हमारी ब्लैंक पड़ी हुई हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो टोटल ब्लैंक सेल्स कितनी है हमारी, 2 सेल्स हैं जहां पर हमने डेटा मिस कर रखा है। सपोज अगर हम यहाँ पर भी डिलीट मार देते हैं एक डेटा को, तो अब हमारा काउंट जो होगा वो 3 हो जाएगा। पूरे रेंज के अंदर कितनी सेल्स ब्लैंक है हमारी, 3 है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ न्यू टाइप, यानी जो टाइप है हमारा डेटाबेस का वो न्यू वाला कितना है, यानी जो टाइप है इसमें से न्यू कितने हैं। टाइप में हमारे टोटल आ रहे हैं, अब इसमें से न्यू वाले कितने हैं, तो हमें क्या एक कंडीशन लगा दी कि पूरे डेटाबेस में से हमें सिर्फ वही काउंट करने हैं जो न्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन से हमारा काम हो रहा है। तो जब हमें एक कंडीशन लगानी है तो हम यूज करेंगे काउंट इफ। क्या यूज करेंगे, काउंट इफ। इसमें सबसे पहले हम क्या देते हैं, रेंज देते हैं, यानी जो हमें रेंज, जिस रेंज में से हमें डेटा काउंट करना है उस रेंज का सिलेक्शन, यानी यहां से हमें काउंट करना है। क्या काउंट करना है, न्यू को काउंट करना है। तो इक्वल टू, अब यहां पर हम टाइप कर देंगे न्यू। ठीक है, न्यू टाइप करेंगे तब भी वो न्यू को काउंट करेगा। कितना आ गया, 20। अगर हम न्यू को टाइप नहीं करते हैं तो हम उस सेल का रेफरेंस दे देते हैं जहां पर न्यू लिखा हुआ होगा। न्यू कहाँ लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, तो हमने इसका रेफरेंस दे दिया और एंटर करेंगे तो ये आंसर हमारा क्या आएगा, 20, क्योंकि अभी भी वो किसको काउंट कर रहा है, न्यू को काउंट कर रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अमाउंट। हमें वो सेल्स काउंट करनी है जहां पर अमाउंट क्या होगा, 100 से ज्यादा बट 200 या उसके इक्वल, 200 से कम या उसके इक्वल। तो ऐसे कितने अमाउंट हैं जो 100 रुपीज से ज्यादा हैं और 200 से कम है या 200 के इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमारी कंडीशंस कितनी हो गई, 2 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या, कि जो अमाउंट हमें चेक करनी है वो 100 से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या, कि जो अमाउंट हमें चेक करनी है वो 200 से कम भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें 2 कंडीशन चेक करनी है। तो जब भी हमें 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन चेक करनी होगी तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, काउंट IFS, यानी मल्टीपल कंडीशन के लिए। तो COUNT, काउंट IFS। यहाँ पर ये काउंट IFS क्या करता है, मल्टीपल कंडीशंस को काउंट करता है। तो सबसे पहले हम रेंज देते हैं कि कहां पर हमें काउंट लगाना है। हमें काउंट क्या करना है, अमाउंट को काउंट करना है जो 100 से ज्यादा हो। तो पहली रेंज हमने दे दी, कॉमा, क्या काउंट करना है इसमें से, मोर देन 100। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन भी हमें कहां से चेक करनी है, अमाउंट वाले कॉलम में ही चेक करनी है। तो दोबारा से अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि 200 से कम या उसके इक्वल होना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से हमारा रिजल्ट आता है कि कितनी हमारी सेल्स ऐसी हैं जहां पर जो अमाउंट मेंशन किया गया है वो 100 से ज्यादा है और 200 या उससे कम है। तो कितनी है ऐसी, 4 ऐसी सेल्स हैं जहां पर हमारा डेटा 100 से 200 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 100 से ज्यादा आ रहा है और
200 से कम आ रहा है। अब लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या पूछा गया है कि जनवरी की सेल्स ऑफ ब्रूक्स दैट एक्सीड्स 1000, यानी वो सेल हमें काउंट करनी है जो जनवरी में हुई है और किसकी, ब्रूक्स की हुई है जो कि 1000 से ज्यादा है। यहाँ पर हमारी कंडीशंस कितनी आ गई, 3 कंडीशन आ गई। पहली क्या कि वो मंथ होना चाहिए क्या, जनवरी का। दूसरा, सेल होनी चाहिए सिर्फ ब्रूक्स की, बाकी किसी दूसरे आइटम्स की किसी दूसरे पर्सन की सेल नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ किसकी सेल काउंट करनी है, ब्रूक्स की काउंट करनी है। और कौन सी सेल काउंट करनी है, जो 1000 रुपए से ज्यादा की है। अगर 900 की सेल की गई है तो वो काउंट नहीं होगी, सिर्फ वही सेल काउंट करनी है जो 1000 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 3 कंडीशंस आ गई। तो 3 कंडीशंस के लिए हम अप्लाई करेंगे क्या, काउंट IFS, काउंट IFS ब्रैकेट स्टार्ट। तो पहली रेंज हमारी क्या है, मंथ वाली यानी जनवरी वाली। तो मंथ वाली रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें से क्या काउंट करना है, जनवरी काउंट करना है। तो जनवरी को हम डबल कोट्स के अंदर टाइप भी कर सकते हैं और टाइप करने की बजाय हम इसको रेफरेंस भी दे सकते हैं कि जनवरी जहां पर हमारा मेंशन हो रखा है, जैसे कि यहाँ टाइप करके ये रेफरेंस हमने दे दिया। यहाँ पर क्या है, जनवरी है, कॉमा। सेकंड कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, जो सेल्स का पर्सन है, जो सेल्स का बंदा है, जो पर्सन हमारा सेल कर रहा है, उसका नाम क्या होना चाहिए, ब्रूक्स होना चाहिए। क्या, ब्रूक्स। तो हम यहाँ पर सेल्स पर्सन के कॉलम को भी सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें से कंडीशन क्या देंगे कि वो किसकी सेल काउंट करनी है, ब्रूक की काउंट करनी है। तो ब्रूक का रेफरेंस देते हैं, यानी ब्रूक को हम सिलेक्ट कर देते हैं। ब्रूक का रेफरेंस क्या आ जाएगा, B6 आ जाएगा, कॉमा। लास्ट कंडीशन हमें क्या देनी है कि सेल जो है वो 1000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो सेल का अमाउंट क्या होना चाहिए, 1000 से ज्यादा। तो अब हम अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अमाउंट हमारा कहां पर है, अमाउंट वाले कॉलम के अंदर। तो इसमें कॉमा ये कितनी होनी चाहिए, इज मोर देन 1000 ब्रैकेट क्लोज। तो ब्रूक्स ने जनवरी के अंदर 1000 से ज्यादा सेल कितनी बार की है, 2 बार की है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम। तो आपको समझ में आया कोई काउंट फंक्शन हम कब अप्लाई करते हैं, काउंट ए कब करते हैं, काउंट ब्लैंक कब करते हैं, काउंट इफ कब करते हैं और काउंट IFS कब करते हैं। चलिए एक बार हम फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि जो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाए। ठीक है, तो एक हमारे पास दूसरा डेटाबेस है जिसके अंदर क्या है, कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ गए, हम उनका आंसर देंगे काउंट फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, काउंट करनी है कॉल ड्यूरेशन एंट्रीज, यानी कॉल ड्यूरेशन वाली एंट्रीज काउंट करनी है हमें कि कितनी एंट्रीज हुई है हमारी कॉल ड्यूरेशन की। ठीक है, तो इक्वल टू, अब देखो कॉल ड्यूरेशन वाला डेटाबेस को देखते हैं। तो हमारे डेटाबेस के अंदर जो कॉल ड्यूरेशन है वो इस कॉलम के अंदर है और सारी की सारी क्या है, न्यूमेरिक है। तो यानी हमें न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट करनी है। तो जब भी हमें न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट करनी होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं काउंट फंक्शन ओनली, काउंट इक्वल टू काउंट। काउंट अप्लाई किया और रेंज को सिलेक्ट कर देंगे जिस रेंज में से हमें डेटा काउंट करना है। तो काउंट हमें किसका करना है, कॉल ड्यूरेशन का। तो कॉल ड्यूरेशन को हम सिलेक्ट कर देंगे, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर दिया। इसमें से ये क्या करेगा, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट कर देगा। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यूज हमारी कितनी आ रही है इस डेटाबेस के अंदर, 14,829, यानी 14,829 सेल के अंदर हमारा डेटाबेस अवेलेबल है। बाकी सेल्स हमारी क्या हैं, ब्लैंक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काउंट ऑल कस्टमर टाइप एंट्रीज, यानी जितने भी कस्टमर टाइप हैं उनको काउंट करना है। यानी कस्टमर टाइप के अंदर कितनी एंट्री हमने की हुई है। कस्टमर टाइप हमारा जो कॉलम है, यानी ये जो हमारा कॉलम है कस्टमर टाइप का, इसके अंदर हमने कितनी एंट्रियां की हुई हैं तो काउंट कर लेते हैं यहाँ पर, इक्वल टू। अब ये देखिए कस्टमर टाइप के अंदर जो हमारा डेटा है वो किस टाइप का है, न्यूमेरिक है या टेक्स्ट टाइप का है। क्योंकि वो टेक्स्ट टाइप का है तो यहाँ पर हमें टेक्स्ट को काउंट करना है। और टेक्स्ट को काउंट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा रहता है, काउंट ए रहता है। क्या रहता है, काउंट ए। काउंट ए यूज करेंगे और रेंज को सिलेक्ट कर देंगे जहां से हमें डेटाबेस को काउंट करना है। तो काउंट हमारा क्या करना है, कस्टमर टाइप का। तो कस्टमर टाइप को हम सिलेक्ट कर लेते हैं लास्ट तक और ब्रैकेट क्लोज। तो क्या काउंट आया, 14,832, यानी जो टोटल कस्टमर टाइप है वो कितना है, 14,832 का टाइप है। बट जो हमने कॉल ड्यूरेशन की एंट्रियां की हुई हैं वो कितनी की हुई हैं,
14,829 की हुई है। मतलब कितनी सेल्स हमने कॉल ड्यूरेशन अभी तक एंटर नहीं किया है, वो हम यहाँ के इन दोनों के गैप को देखकर बता सकते हैं। कितना गैप आ रहा है? 3 का गैप आ रहा है, तो मतलब 3 कस्टमर टाइप की अभी तक हमने एंट्री नहीं की हुई है कॉल ड्यूरेशन वाली। ठीक है। या दूसरा तरीका हमारे पास क्या रहेगा, हमें नेक्स्ट में क्या करना है, काउंट ऑल ब्लैंक एंट्रीज, यानी हमारे डेटाबेस के अंदर कितनी सेल्स ब्लैंक हैं उसको काउंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें क्या काउंट करना है, ब्लैंक काउंट करना है। तो ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कौन सा, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक के अंदर हम रेंज दे देंगे पूरे डेटाबेस की, तो इससे पता लग जाएगा कितनी सेल्स हमारी ब्लैंक हैं। तो कितनी सेल्स हमारी ब्लैंक पड़ी हुई हैं, 3 सेल्स हमारी ब्लैंक पड़ी हुई हैं, जहां पर हमें डेटा भी फिल करना पड़ेगा, बाकी है। ठीक है। अब इसके बाद ये सब तो था हमारा बेसिक। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, काउंट करनी है एंट्रीज फ्रॉम मिड वेस्ट ओनली, यानी सिर्फ हमें वही एंट्रियां काउंट करनी है जो मिड वेस्ट से रिलेटेड हैं, बाकी एंट्रियां काउंट नहीं करनी है। तो डेटाबेस के अंदर देखिए मिड वेस्ट कहां पर है, रीजन के अंदर है, तो हमें रीजन में से सिर्फ वही एंट्री काउंट करनी है जो मिड वेस्ट की है, बाकी नहीं करनी है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी है, यानी सारा काउंट नहीं करना है, सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू काउंट करनी है जो कि मिड वेस्ट वाली है। तो क्या जब हमें एक कंडीशन लगानी है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, काउंट इफ लगेगा। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, जिस रेंज में से हमें वैल्यूज काउंट करनी है। तो हमने पूरी रेंज को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा क्या काउंट करना है, हमें मिड वेस्ट काउंट करना है। तो हम मिड वेस्ट को या तो मैनुअली टाइप कर दें या फिर हम उसका रेफरेंस दे दें जहां पर वो लिखा हुआ होगा। मिड वेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं, मिड वेस्ट हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम इसका भी रेफरेंस दे सकते हैं। कहीं पर भी जहां ये वैल्यू मेंशन है उसका रेफरेंस दे दो, तो वो अपने आप ही उस कंडीशन के बेस पर काउंट करके तुम्हें रिजल्ट दे देगा। तो हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट क्लोज। तो क्या रिजल्ट आया, यानी मिड वेस्ट की जो एंट्रियां हैं वो कितनी हैं, 3057, यानी 3057 एंट्रीज हमारी मिड वेस्ट से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि हाउ मैनी डेस्कटॉप प्रोडक्ट फ्रॉम मिड वेस्ट, यानी मिड वेस्ट में हमने प्रोडक्ट जो बेचा है वो डेस्कटॉप टाइप का है, कितने ऐसे हैं, यानी कितने डेस्कटॉप हमने मिड वेस्ट में बेचे हैं। तो यहाँ पर हमारी 2 कंडीशन होगी, पहले क्या कि हमने सिर्फ वही प्रोडक्ट काउंट करना है जो डेस्कटॉप है, और सेकंड उसी एरिया का काउंट करना है जो कि मिड वेस्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है। तो 2 कंडीशन हो गई। तो जब भी हमें 2 कंडीशन लगानी है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, काउंट IFS लगाते हैं यहाँ पर हम, इक्वल टू काउंट IFS। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे। तो क्राइटेरिया रेंज कौन सी है, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में हमें क्या देखना है, सिर्फ डेस्कटॉप देखना है। तो प्रोडक्ट रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा डेस्कटॉप के रेफरेंस को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। डेस्कटॉप हमारा कहाँ मेंशन है, यहाँ पर है, तो ये रेफरेंस दिया, कॉमा। दूसरी कंडीशन हमें क्या चेक करनी है कि जो रीजन है, यानी जहां पर हमारी सेल हुई है वो सेल्स का एरिया कौन सा होना चाहिए, मिड वेस्ट होना चाहिए। तो हम रीजन को सिलेक्ट कर लेंगे, रीजन वाले कॉलम की रेंज को, कॉमा कौन सा एरिया होना चाहिए, मिड वेस्ट। तो मिड वेस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, मिड वेस्ट हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज, दोनों कंडीशन हमने डाल दी है, एंटर। तो इससे हमें पता चलेगा क्या कि मिड वेस्ट के अंदर हमने 532 डेस्कटॉप सेल किए। ठीक है। नेक्स्ट देख लो, हाउ मैनी SME कस्टमर बाय लैपटॉप फ्रॉम मिड वेस्ट, यानी 3 कंडीशंस हो गई। पहली कंडीशन क्या, कि जो कस्टमर का टाइप है, यानी जो हमारे कस्टमर का टाइप है वो क्या होना चाहिए, SME होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने क्या परचेज किया होना चाहिए, लैपटॉप। तीसरा, वो कस्टमर कहां से रिलेट करना चाहिए, मिड वेस्ट से। तो 3 कंडीशन हो गई। तो जब भी हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन आती हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, काउंट IFS, इक्वल टू काउंट IFS स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या रेंज सेलेक्ट करनी है, कस्टमर टाइप हमारा। कस्टमर टाइप हमारा कहां पर है, ये रहा कस्टमर टाइप। कस्टमर टाइप के अंदर कौन सा टाइप का होना चाहिए, वो कस्टमर SME टाइप का। तो SME को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। SME हमारे यहाँ पर हमेशा कोई से भी सेल को सिलेक्ट कर लोगे तो वो हमेशा क्या काउंट करेगा, SME, कॉमा। दूसरी कंडीशन क्या है कि उस कस्टमर ने लैपटॉप परचेज किया होना चाहिए। तो लैपटॉप हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट टाइप कौन सा हो जाएगा, लैपटॉप। तो हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इसमें से रेफरेंस दे देंगे लैपटॉप वाली सेल का। लैपटॉप हमारा कहाँ मेंशन है, यहाँ मेंशन है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा।
लास्ट पॉइंट क्या था हमारे क्वेश्चन के अंदर कि वो जो लैपटॉप परचेज किया है और जो कस्टमर है वो कहाँ का होना चाहिए, मिड वेस्ट का। तो रीजन में हम सिलेक्ट कर लेंगे क्या, पूरी रेंज को, और उसमें से रेफरेंस दे देंगे मिड वेस्ट वाली सेल का। तो मिड वेस्ट हमारा कहाँ टाइप किया हुआ है, D2 के अंदर भी है और D9 के अंदर भी है। तो D9 का हमने रेफरेंस दे दिया, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया हमारे पास काउंट कि 140 कस्टमर्स ऐसे हैं जो SME ग्रुप के हैं, जिन्होंने लैपटॉप परचेज किया है और जो मिड वेस्ट से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपको समझ में आ गया होगा कि काउंट फंक्शंस जितने भी होते हैं, यानी काउंट फैमिली के जो 5 मेंबर हैं, वो पांचों मेंबर्स कैसे कैसे काम करते हैं। पहला क्या था हमारा, काउंट फंक्शन। काउंट क्या काम करता है, सिर्फ नंबर्स को काउंट करने का काम करता है। दूसरा क्या था, काउंट ए। काउंट ए क्या काम करता है, काउंट ए करता है नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करने का काम। यानी हमारे डेटाबेस में से कितनी सेल्स ऐसी हैं जो नॉन ब्लैंक है, मतलब जिसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, चाहे फिर वो न्यूमेरिक हो या फिर अल्फाबेटिक हो, कैसा भी डेटा हो, वो क्या काउंट करेगा कि सेल के अंदर डेटा होगा तो वो काउंट करेगा, अगर सेल के अंदर डेटा नहीं है तो वो काउंट नहीं करेगा। तीसरा हमारा मेंबर था काउंट फैमिली का काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता था, काउंट ब्लैंक हमारी रेंज में से, जो रेंज हमने डिफाइन की होगी अपने डेटाबेस की, उस रेंज में से कितनी सेल्स ऐसी हैं जो ब्लैंक पड़ी हुई हैं, जिसके अंदर हमने अभी तक कोई भी डेटा फिल नहीं किया है, ना ही न्यूमेरिक और ना ही टेक्स्ट। तो वो क्या काम करेगा, काउंट ब्लैंक सेल होगी, जो काउंट ब्लैंक फंक्शन होगा वो क्या काम करेगा, ब्लैंक सेल्स को काउंट करने का काम करेगा। नेक्स्ट आता था काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता था, काउंट इफ एक कंडीशन के बेस पर, यानी सिर्फ एक कंडीशन के बेस पर हमारे डेटाबेस में से वैल्यूज को काउंट करता था। अगर हमें काउंट करना है और एक कंडीशन के साथ करना है तो हम यूज करेंगे काउंट इफ। अगर हमें मल्टीपल कंडीशन के साथ कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को ही काउंट करना है तो हम अप्लाई करेंगे काउंट IFS फंक्शन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। साथ के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के साथ बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट को बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ ऐसी नई नई वीडियोस के लिए। बाय बाय।